Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 14 अगस्त 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ननकाई ट्रफ को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपसे शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा गया है। इस पर्टिकुलर सेंचुरी को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि केरला के वेस्टर्न घाट्स के अंदर में लोकेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो चेनथुरुनी रिवर है वो इसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहती है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए ऑप्शन नंबर ए केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर बी दूसरा वाला सही है, या ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एनर्जी, सभी के पर्सपेक्टिव से बहुत रेलिवेंट होने वाला है। मध्य प्रदेश से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। न्यूज़ ये है कि मध्य प्रदेश में नॉर्थ इंडिया का या सेंट्रल इंडिया का भी कह सकते हैं सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है दोस्तों, ओमकारेश्वर जगह के अंदर। तो ये इस तरीके से तैरता हुआ पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जहाँ पर पानी के ऊपर ये तैरेगा और जो सूर्य की ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करके रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेगा। और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी हमको मिलेगी दोस्तों, जो गवर्नमेंट के कई सारे टारगेट्स हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करना, नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ना, वहाँ पे एक बड़ी मदद मिल सकती है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। वो कैसे, आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहले इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखिए। तो मध्य प्रदेश में है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इंडिया का मैप देखेंगे और बिल्कुल सेंट्रल इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश कई सारे राज्यों के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? 5 राज्यों के साथ में। मैं आप लोगों से एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा यहीं पर, इन 5 राज्यों में से देखकर आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा बॉर्डर कौन से राज्य के साथ में मध्य प्रदेश शेयर करता है? बताओ उस राज्य का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों यहाँ पर इसी इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश को अगर हम डिटेल से देखें, यानी मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट वाले मैप को एक बार देखना चाहें, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है खांडवा। ठीक है, कहाँ पर है ये आप लोग देख पाओगे। इसी खांडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक जगह है ओमकारेश्वर, यहीं पर यह प्रोजेक्ट लगाया गया है। चलिए, अब काफ़ी कुछ बातें हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता होनी चाहिए। लोकेशन आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो वो खांडवा है, वहाँ पे एक जगह है ओमकारेश्वर, वहीं पर यह प्रोजेक्ट लगा है मध्य प्रदेश में। मैं आपको बताऊं, ये एक फ्लोटिंग पावर प्लांट है, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा जैसे आप यहाँ पर फोटोज़ में देख पा रहे हैं। ये कहाँ पर बनाया गया है? देखो, जो ओमकारेश्वर डैम है उसी के पीछे जो पानी प्रेजेंट है, बैक वाटर्स प्रेजेंट है, वहीं पर इसको बनाया गया है। और जो ओमकारेश्वर डैम है ये आपके नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है या सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पर अभी तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। सवाल यह है कि इस प्रोजेक्ट को किसके थ्रू डेवलप किया गया है? तो इसको डेवलप किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में। ये प्रोजेक्ट किसने लगाया है, किसने काम किया है, किसने इसको इम्प्लीमेंट किया है? तो इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये पर्टिकुलर कह सकते हैं कंपनी है जिसने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। ये जो कंपनी है ये कह सकते हैं एक जॉइंट वेंचर, एक जॉइंट कंपनी है भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार के बीच की। इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया।
फिर एक और प्रश्न आता है हमारे दिमाग में, कितना पैसा लग गया होगा इस प्रोजेक्ट को लगाने में? तो 646 करोड़ रुपए, 646 करोड़ रुपीस का दोस्तों ये प्रोजेक्ट है। और बताया जाता है कि शुरुआती तौर पर लगभग 196.5 मिलियन के आसपास जो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इतना बिजली ये जनरेट करने वाला है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये सोलर पैनल है, सूर्य की जो यहाँ पर ऊर्जा होगी उसी का इस्तेमाल करके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ये। तो शुरुआती तौर पर 196.5 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। धीरे धीरे बताया जा रहा आने वाले 25 सालों में लगभग 4629.3 मिलियन यूनिट्स के आसपास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसकी ताकत रहेगी। और जैसे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से शुरू होगा, कंप्लीट होगा, तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बढ़िया चीज़ यह है कि लगभग 2.3 लाख टन्स के आसपास का जो कार्बन एमिशंस हैं उसको ये रिड्यूस कर देगा, यानी पोल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा। और इससे भारत सरकार को हेल्प मिलेगी। कैसे? क्योंकि हमारे देश का, हमारी गवर्नमेंट का मेन टारगेट है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर सकें, 2070 के बाद पोल्यूशन जनरेट ना करें। तो उसमें 2.3 लाख टन्स के आसपास कार्बन एमिशंस कम करने की ताकत रखता है ये प्रोजेक्ट। इतना ही नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है ये वाटर कंजर्वेशन में भी हेल्प करेगा। इससे क्या होगा, जो पानी के ऊपर ये प्रोजेक्ट लगा है दोस्तों, जो पानी है वो गर्मी के मारे भाप बन के उड़ेगा नहीं, इवेपोरेट नहीं होगा। तो वाटर कंजर्वेशन जैसी जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे लागू होती हुई हमको नजर आएगी। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। क्वेश्चन ये है कि अगर कुछ लिखना हो, कुछ यहाँ पे याद रखना हो, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? दोस्तों उसके लिए परेशान नहीं होगा, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं, सब PDF में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया। प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है ना, क्या क्या हेल्प करेगा, कितनी एनर्जी जनरेट करेगा, किसने बनाया है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, आज के न्यूज़पेपर का हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। इसको GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अवैध तरीके से बनाई जाती जो लिकर है इसके बारे में। अभी इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। आपने मई के महीने में देखा होगा, एक भयंकर ट्रैजेडी हो गई थी तमिलनाडु के अंदर में। कई लोगों की जान गई इस गलत तरीके से जो शराब बनाई जाती है उसको पीने की वजह से, उसको कंज्यूम करने की वजह से। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है आजकल समय पर कलाकुरिची हूच ट्रैजेडी। तमिलनाडु के अंदर में भयंकर ट्रैजेडी हुई, जिसकी वजह से आप इमेजिन कीजिए 68 से ज़्यादा लोगों की जान गई एक साथ, और कई इतने सारे लोग थे जो बीमार पड़े, जिनका लगातार ट्रीटमेंट चला। रीज़न है हूच। हूच क्या है? हूच अवैध तरीके से बनाई गई शराब है जो बहुत ज़्यादा नशीली हो जाती है। नशीली क्या, वो जहर बन जाती है एक तरीके से, क्योंकि उसको ऐसा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर में नहीं बनाया जाता है। गलत तरीके से बना रहे हैं, अवैध तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारी हाई कोर्ट है इन्होंने CBI और SIT की इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इनसे बोला है कि भाई ये 68 लोगों की जो जान गई है, इसका इन्वेस्टिगेशन का मामला हम आपको सौंप रहे हैं। आप चेक करेंगे स्पेशली तमिलनाडु में ये हुआ क्या है, और पूरी जो रिपोर्ट है उसको लेकर आके हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे, और इसके ऊपर फिर एक्शन लेने की बात होगी। क्योंकि ऐसे केसेस हमको रेगुलर बेसिस पे नज़र आ रहे हैं। हमने ये देखा कि तमिलनाडु में ऐसा एक केस फिर से 1998 में भी नज़र आया था। उतना ही नहीं, बिहार में ऐसे हूच ट्रैजेडी के कई सारे केसेस नज़र आते हैं। तो हमें इस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, और केवल एक पर्टिकुलर स्टेट की वजह से नहीं, क्योंकि एक राज्य में तो ये केस आया, तो इसकी वजह से दोस्तों हमें पूरे के पूरे नेशनल लेवल पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि बिहार से भी ऐसे हूच ट्रैजेडी के केसेस हैं, पंजाब से भी ऐसे केसेस निकल कर आए हैं, अब तमिलनाडु से भी ऐसे केसेस निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है कि भाई ऐसा कुछ करें जिससे जो ये अवैध तरीके से बनाई गई लिकर है इसको बेसिकली यहाँ पे रोका जा सके। अब देखो इस आर्टिकल में वैसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, रिपोर्ट्स वगैरह जो भी आएगा सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये हूच जो है होती क्या है, हूच जो है बनती कैसे है, यानी इसका मेकिंग प्रोसेस, और इसको हम बैन क्यों नहीं कर देते, है ना। कई सारे लोग इसको बैन ना करने के सपोर्ट में, कई सारे लोग इसको बैन करने के सपोर्ट में। और लिकर जो शराब होती है, सरकार इसको लिकर को लेकर एक जो डिबेट चलती है ना कि इसको बैन कर देना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं बैन करना चाहिए, वो आज डिबेट आपके माइंड में क्लियर करने वाला हूँ। तो एक बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। आर्टिकल में दम नहीं है, आर्टिकल आपको पता है, लेकिन इसके पीछे का जो रेलिवेंट डेटा है, आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हूच ट्रैजेडी के बारे में। पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, जैसे मैं हर एक आर्टिकल को बिल्कुल बेसिक से, फाउंडेशन से शुरू करता हूँ। देखिए हूच ट्रैजेडी की शुरुआत क्या होती है। हमारे देश के अंदर में हूच से रिलेटेड जो मृत्यु हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं।
एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि हमारे देश के अंदर में हर दिन मैं बता रहा हूँ, एवरेज 3 लोगों की जान जा रही है इसी वजह से, इस हूच की वजह से। हूच क्या होता है बता ही चुका हूँ, गलत तरीके से बनाई हुई शराब। अब इस हूच ट्रेजेडी में सबसे ऊपर कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे लोकसभा की जो एक रिपोर्ट थी, वहाँ पे टॉप 5 राज्यों की बात की गई जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है इस प्रकार से हूच को कंज्यूम करके 2016 से 20 के बीच में, जहाँ पर बिहार और छत्तीसगढ़ ने टॉप किया। लेकिन इसमें अब पंजाब, तमिलनाडु ऐसे कुछ और स्टेट्स भी ऐड हो रहे हैं। फिर एक और रिपोर्ट आती है, डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 6000 से ज़्यादा मृत्यु हुई हैं साल 2016 से लेकर 2020 के बीच में इसी प्रकार से हूच को कंज्यूम करके। और सबसे कम जो मृत्यु हुई थी वो साल 2020 में हुई थी 947। आप इमेजिन कीजिए, 947 कम मृत्यु बता रहे हैं, वो भी 2020 में। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हाँ बिल्कुल कई कई हज़ारों मौत हो रही हैं हर साल इस अवैध तरीके से बनाई गई शराब की वजह से, इस हूच की वजह से, या इंग्लिश में बोले तो स्प्यूरियस लिकर की वजह से। ना अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये स्प्यूरियस लिकर होती क्या है? ये वो लिकर होती है दोस्तों जिसको लोग अपने आप ही बना लेते हैं, अपने आप बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और वो लिकर की जगह मतलब जहर बन जाती है। सिंपल सी बात है, जो कि हमारे कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होती है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है। इसको कई बार यहाँ पे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। अब जहर इसलिए बन जाती है क्योंकि दोस्तों इस शराब के वो बनाते बनाते इसमें मिथाइल अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है, और मिथाइल अल्कोहल एक इंसान के लिए पॉइजनस माना जाता है, जहर माना जाता है। इस प्रकार की शराब अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इससे आपको दिखना बंद हो सकता है, या दूसरी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और एट द लास्ट मृत्यु भी इससे हो सकती है। नाउ क्वेश्चन यह है, कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ और केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, यानी मिथाइल अल्कोहल तो है जो कि ऑलरेडी डेंजरस है, प्लस इन्होंने कुछ और केमिकल्स मिला दिए इथाइल अल्कोहल के साथ में। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है, ताकि उसको ज़्यादा नशा मिले, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है वो उसी लिए कंज्यूम कर रहा है, और उसको ज़्यादा नशा देने के लिए यहाँ पे उन्होंने और केमिकल मिला दी, जिससे वो हाईली पॉइजनस हो जाता है, और उसके बाद उस इंसान की मृत्यु निश्चित सी हो जाती है। और मृत्यु निश्चित नहीं हुई है तो बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं उस केमिकली सब्सटेंस की वजह से। तो ये कंडीशन दोस्तों आज के समय पर चल रही है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू दी पीपल फॉल प्रे टू सच लिकर? कहने का मतलब है ठीक है यार, अगर शराब चलो पीनी है, दुनिया भर में ट्रेंड देखना है, लिकर चलता है, तो यहाँ पर ऐसी वाली लिकर जो लोग यहाँ पे अपने आप बना लेते हैं, है ना, तो इसके पीछे भागने की क्या ज़रूरत है? आप दूसरी यहाँ पे जो बिल्कुल रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में बनाई जाती है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ में बनती है, आप उसको कंज्यूम कीजिए। हेल्थ तो ख़राब नहीं होगी, यहाँ डैमेज होगी डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे वैसा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना जैसा स्पिरियस लिकर की वजह से हो रही है। तो लोग इस वाले जाल में क्यों फंस रहे हैं? उसके पीछे का रीज़न है डिमांड और सप्लाई रिलेशन। इसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे मान लो आप इंटरव्यू में बैठे हैं, हो सकता है कि हूच ट्रेजेडी कोई आर्टिकल चल रहा हो उस समय पर, है ना, कोई करंट इशू में हो, आप बैठे हैं, तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि भाई जब हमारे देश में है ये सब चीज़ें, तो इसमें ऐसे जाल में क्यों फंस रहे हैं? तो उसके पीछे का रीज़न है डिमांड सप्लाई। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो कॉस्ट है ना, वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि कई सारी जगह पर दोस्तों शराब तो बैन है, कई सारे स्टेट्स के अंदर आपको पता है शराब को बैन कर रखा है। अब बैन कर रखा है तो भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से गलत हरकतें से छुप छुप के, और मतलब जैसे मैंने बोला इनऑर्गेनिक तरीके से वो बनाई जा रही है शराब। तो ये लोगों को अच्छा लग रहा है, एक रीज़न तो ये हो गया। फिर उसके बाद में सबसे चीप ऑल्टरनेटिव ये होता है। दूसरी अगर आप ब्रांड लेते हैं तो वो थोड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे एक ये चीप ऑल्टरनेटिव है जिसकी कोई ब्रांड नहीं है, ऐसी बना दी गई है, और ऐसे यहाँ पर वो बेच देते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो बेचने वाला है, बनाने वाला है, उसको भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का लिकर है, उनको बहुत बड़े मार्जिन में प्रॉफिट होता है। तो ये यहाँ पर चीप ऑल्टरनेटिव भी एक रीज़न हो सकता है। नाउ क्वेश्चन यह है कि भाई बैन ही कर दो ना, क्यों नहीं बैन कर सकते? लिकर बैन कर दो, काम खत्म। तो इसको लेकर कई बार डिबेट चलती हैं, आपको पता है। एक तरफ लोग फेवर में है कि हाँ बैन कर देना चाहिए, दूसरी तरफ लोग नहीं नहीं बैन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सरकार लिकर को यानी शराब को पूरी तरह से बैन क्यों नहीं करती है। पहले हम ये जान लेते हैं जो लोग फेवर में है कि हाँ बैन करना चाहिए, उनके क्या क्या कहना है। उनका कहना यहाँ पर यह है, ठीक है बैन कर दो, क्या दिक्कत है? अगर आप सोच रहे हो कि शराब के ऊपर में आप बहुत सारा टैक्स कमाते हैं, टैक्स से सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इसको आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। तो जो लोग पॉजिटिव हैं उनका कहना यह है कि भाई जो हमारी इकॉनमी है वो मजबूत तब भी रह सकती है बिना शराब बेचे भी, अगर सरकार ये इंश्योर करे कि जो टैक्स लोग मतलब
चोरी कर रहे हैं उस चोरी होने से बचाए, ब्लैक मनी को टारगेट करे, ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे, करप्शन को कंट्रोल करे, तो ऑब्वियस ही बात है सरकार का कोई घाटा ही नहीं होगा। आप ऐसे बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखें। एक तरफ आपने लिकर बैन कर दिया, लोग इंप्रूव हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपके देश में ब्लैक मनी को टारगेट किया गया, करप्शन कम किया गया, तो इससे यहाँ पर और ज़्यादा बेटर एनवायरमेंट क्रिएट होगा। तो पहला यहाँ पे आर्गूमेंट ये है फेवर में। दूसरा दोस्तों यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, लेकिन डीपीएसपी को कैसे भूल सकते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी के अंदर में क्या मेंशन कर रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करके रखें, उनकी प्रोटेक्शन का ध्यान रखें। तो डीपीएसपी क्लियरली कहता है एक सरकार से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाएं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए लिकर को बैन करना चाहिए। लिकर से कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, और ज़्यादा डाउन हो रहा है। फिर तीसरा दोस्तों यहाँ पे जो फेवर में लोग हैं उनका कहना यह है कि सब कुछ तो ठीक है, लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च करके खरीद क्या रहे हैं? जहर, जो कि एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंजूरियस है। सब जानते हैं कि हाँ भाई शराब का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हेल्थ के लिए इंजूरियस है। कोई भी डॉक्टर कभी रिकमेंड करेगा, कोई डॉक्टर कोई सजेस्ट नहीं करता कि हाँ लेकर एक इंसान की हेल्थ को इंप्रूव करता है। वही पैसा आप दूसरे और पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में खर्च कर सकते हैं, जिससे बिल्कुल बॉडी के अंदर आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी होंगी। ये अभी लेकर क्या कर रहा है? आपके लीवर को डैमेज कर रहा है, लीवर को फैटी बना रहा है, जिससे और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। समझ गए? तो आपके बॉडी की जो पूरी फंक्शनिंग है वो ख़त्म सी हो जाती है कुछ समय बाद। तो ये यहाँ पर लोगों का कहना है। फिर एट द लास्ट अफेक्ट्स पुअर पीपल। कहने का मतलब है जो गरीब लोग हैं, पॉवर्टी की कैटेगरी के अंदर में, वहाँ पे मान लो उस गरीब परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो और ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस शायद आपने भी देखे होंगे, जहाँ पे एक परिवार है जो इनकम हेल्थ है वो कुछ भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, घर चल रहा है जैसे तैसे। अब उसमें जो मेन व्यक्ति है वही अल्कोहल से एडिक्टेड है। मेन व्यक्ति जो मेन कमा रहा है वही यहाँ पर शराब के नशे कर रहा है। तो उस घर की जो इनकम है वो कैसे कमेगी? वो ज़्यादातर पैसा इन्हीं सब चीज़ों में खर्च कर रहा है, घर को डुबा दे रहा है। डीपीएसपी कहता है आप लोगों की लाइफ को बेटर करें, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो पर्टिकुलर लिकर है वो लोगों के स्टैंडर्ड को और डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी लोगों का कहना है इस वजह से लिकर को बैन कर देना चाहिए। फिर एट द लास्ट एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों ने उठाई है वो है सोशल इश्यूज़। सबसे बड़ी चीज़ जो लिकर है ये एक मेन कारण कह सकते हैं। हमारे जो फैमिली बॉन्ड्स टूट रहे हैं, कपल्स के बीच में डाइवोर्स हो रहा है, बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स, आपस में उलझे पड़े हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू जो हिंसा हो रही है, उसके पीछे दोस्तों लिकर भी जिम्मेदार है। फिर उसके बाद एक और लोगों का कहना है एडिक्शन एंड राइज इन क्राइम्स। क्योंकि जितना ज़्यादा लिकर ईजिली अवेलेबल रहेगा उतना ज़्यादा जो नौजवान लोग हैं, जैसा देखने को मिलता भी है, जो यंगस्टर्स हैं वो लगातार यहाँ पर इन चीज़ों के प्रति अडिक्ट होते हैं। शुरुआती तौर से ही यहाँ पे लोग पी रहे हैं, माता पिता से छिपा कर, जो भी हो जैसे भी हो, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है क्राइम्स रेट फिर बढ़ते रहेंगे और क्राइम्स के परसेंटेज भी यहाँ पर इंक्रीज़ होंगे। इन्फ्लुएंस के अल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंडर में इस तरीके से कोई भी इंसान किसी भी प्रकार का क्राइम कर सकता है नशे में, सिंपल सी बात है। फिर इस वजह से लिकर बैन करना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ बात होती है क्राइम रेट की। अगर सरकार लिकर को बैन कर दे या इसके ऊपर रोक लगा दे तो इससे गारंटी यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स बोलती हैं आने वाले समय पर क्राइम रेट कम होगा, डिक्लाइन होगा। ठीक है, लेकिन वही है ना, जहाँ पे बैन है वहाँ पर ये गलत तरीके से बनाया जा रहा है ना। तो एडिक्शन यही होता है, नशा है, ये एक लत है जो इंसान छोड़ नहीं पा रहा है। बट छोड़ दे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो चेंज हो जाए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये सर हमने ये तो चलो बात कर ली जो लोग लेकर के फेवर में है कि हाँ बैन करना चाहिए, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये चाहते हैं कि लिकर के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? रीज़न नंबर वन क्या, इससे जो सरकार का रेवेन्यू है उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट खुद आर्ग्यू करती है, क्योंकि करना चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन लिकर की सेल से दोस्तों भयंकर टैक्स मिलता है, एक्साइज ड्यूटी मिलती है, और ये सब मनी यहाँ पर इकॉनमी को डेवलप करने में गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। देन उसके बाद में दूसरा है लीगल एंगल। क्योंकि अगर आप दूसरा केस देखेंगे दोस्तों कि अगर अल्कोहल को बैन कर भी दिया जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि लोग दूसरे तरीके ढूंढने लगते हैं, जुगाड़ फंसाने लगते हैं, ये सब चल रहा है। तो अगर अल्कोहल नहीं मिलेगा तो इससे और करप्शन, जो क्राइम्स हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बढ़ने लगेंगी। क्योंकि अगर लोगों को अल्कोहल नहीं मिलेगा कंज्यूम करने के लिए तो शुरुआती तौर पर बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
देन उसके बाद में एक और चीज़ है, वायलेंट क्राइम बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्या है, ये एडिक्शन हो चुका है, लोगों की लत बन चुकी है। अगर किसी को यहाँ पर ये ना मिले तो इससे वो अलग अलग इलीगल मेथड, जितने भी यहाँ पर अवैध तरीके होंगे, उन सबको अपनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इस चीज़ के प्रति अडिक्ट हो चुका है। तो ये भी एक सबसे बड़ा खतरा है कि क्राइम्स और बढ़ भी सकते हैं, है ना। फिर एट दी लास्ट यहाँ पे राइट टू लेकर एक हक भी लोगों को मिल जाता है, क्योंकि कहने का मतलब है कई सारे केस ऐसे हैं जहाँ पे आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं लोगों के माध्यम से कि जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वो बोलता है राइट टू कंज्यूम एंड ट्रेड लेकर। और अगर राइट टू कंज्यूम एंड ट्रेड लेकर आएगा, व्यापार कर सकते हैं, इसका कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसको अगर हमें लिंक करना हो तो हम आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे लिंक कर सकते हैं, जो कि राइट टू लाइफ की भी मेंशन करता है, बात करता है। तो आप यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें देख पाएंगे, दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। बाकी अब एट दी लास्ट आप लोगों के सामने एक प्रश्न है, आप इसके फेवर में रहेंगे या अगेंस्ट में रहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को विद सॉलिड रीज़न लिखना ना भूलें। आगे आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी हमने दो आर्टिकल डिस्कस किए, दोनों में बहुत सारे नोट्स बना के दिए। आर्टिकल रेलिवेंट नहीं है, जो डेटा बना कर दिया गया है वो ज़्यादा रेलिवेंट है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो वो सब चीज़ें दोस्तों आपको एक PDF में कंपाइल करके इस ग्रुप में दे दी जाती है। एक ऐसा PDF जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप मिल जाता है जहाँ पे आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। कहने का मतलब है इधर उधर भागने की, इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, सब एक जगह पर प्रेजेंट है। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। यानी डेट वाइज सब कुछ दोस्तों डेटा पड़ा हुआ है। कोई टॉपिक सर्च करना है जो बहुत पुराना है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों की आपको बड़ी मदद मिल जाती है इस ग्रुप के अंदर में। इससे प्रिपरेशन आसान हो जाती है, बाकी टाइम मिल जाता है दूसरे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने का। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, मैं आपको बताऊं दोस्तों। सबसे पहले तो देखो, जो फ़ी पेमेंट है यहाँ का बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। PDFs डेली मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, पूरी संतुष्टि हो जाए, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। बाकी दोस्तों मेक श्योर कर सकते हैं कि वीडियो पे यार जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोगों ने सपोर्ट करना है। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के न्यूज़पेपर का, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा स्टेटमेंट है जहाँ पे UAPA से रिलेटेड कुछ बातें इन्होंने बोल दी हैं। देखिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कहीं ना कहीं स्किप कर देंगे, लेकिन आपका कोई पॉलिटी से लिंक करता है, ज्योग्राफी से लिंक करता है, एनवायरमेंट से लिंक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं शुड नॉट हेजिटेट टू ग्रांट बिल इन UAPA केसेस। ये बात किसने बोली है, बोली है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी कल के दिन। कहने का मतलब है देखो, सबसे पहली चीज़ ये सुनो, एक एक्ट है हमारे पास में जिसको बोलते हैं UAPA। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। कई बार इस एक्ट को एक टैग दे दिया गया है, टैग ये है ड्रैकोनियन एक्ट। कहने का मतलब है गवर्नमेंट इसका कभी भी किसी भी के प्रति यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल कर सकती है। तो UAPA का मेन पर्पज़ क्या है दोस्तों, UAPA का मेन पर्पज़ यह है कि देश के अंदर जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करे, देश को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है ना, टेररिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी जो भी है देश के खिलाफ अगर जा रहा है, तो उसके ऊपर सीधा UAPA लगा के उसको अंदर किया जा सकता है लंबे समय के लिए। ये बात इस एक्ट के अंदर में मेंशन की गई है, और UAPA की पावर्स हमारी गवर्नमेंट के पास में है। तो कोर्ट ये बोलता है कि मान लो UAPA के केसेस के तहत किसी को धर भी लिया गया है, किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, तो अगर वो बेल को डिजर्व करता है तो उसको बेल देना चाहिए, क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसको UAPA के तहत अरेस्ट किया गया लेकिन उनको बेल लंबे समय से नहीं मिली है। तो कोर्ट बोलता है भैया बेल देना जरूरी है, और कोर्ट ने यह मेंशन भी कर रखा है, हेजिटेट नहीं होना चाहिए ये बेल देने में, क्योंकि अगर आप बेल नहीं देंगे तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे केसेस पहले भी कई सारे आए हैं। कोर्ट ने यह बोला है कि मान लो एक पर्सन है जिसको आपने अरेस्ट कर लिया UAPA के तहत, कुछ आपने प्रूव किया नहीं, अब क्या हुआ, उसको आप बेल भी नहीं दे रहे हो, जबकि बेल वो डिजर्व करता है,
तो ये तो आपका अपराध हो गया ना, आप अपराध को रोकने गए थे, आपने अपराध कर दिया। अपराध क्या कर दिया भाई, उसके पास में फंडामेंटल राइट्स है जो संविधान से मिलता है, राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, और आपने वो राइट टू लाइफ छीन लिया है, उसको उठाकर जेल में डाल दिया है, और वो बेल डिजर्व करता है। इस वजह से कई बार दोस्तों देश भर में प्रोटेस्ट हुए, जैसे ये एक प्रोटेस्ट ये है, यूएपीए एनएसए रद्द करो, इन सबको खत्म करो, टेरर रिलेटेड लॉज इन इंडियाज, इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे, यूएपीए इंडियाज टूल्स अगेंस्ट, इस तरीके से यहाँ पर कई सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो भी देखने को मिले हैं कि भाई यूएपीए हटाएं, एनएसए हटाएं। इनके तहत लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, कुछ बोल नहीं पाते हम, अगर कुछ बोलते हैं तो ऐसे कह दिया जाता है, टैग लगा दिया जाता है कि हाँ ये देश के खिलाफ है, ये एनिमी है, ये है, वो है, अरेस्ट कर दिया जाता है। तो उसके बेसिस पे ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है जो मैंने आपको समझाया। लेकिन यूएपीए है क्या और इसकी कितनी ज़रूरत है, क्या हुआ है इसके साथ में, चलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में ये आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा, ये तो बस खाली बयानबाजी है। एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आया तो यूएपीए के बारे में पूछा जाएगा, वो एक्ट जब तक आप डिटेल से नहीं पढ़ोगे तब तक अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं लेकर आ पाओगे ये सही है या गलत है। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो आइए, यह है आपके सामने सारा का सारा डेटा। बात हो रही यूएपीए की, तो यूएपीए का मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब ऐसी कोई हरकत किसी इंसान की जो हमारे देश के अंदर डिसरप्शन लाना चाहता है, हमारी सॉवरिटी के खिलाफ है, देश के इंटेग्रिटी के खिलाफ है ना, तो उस केस में यहाँ पे उस पर यूएपीए के चार्जेस लगाए जाएंगे। और यूएपीए की जो एब्सोल्यूट पावर है वो हमारी केंद्र सरकार के पास में आती है, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे दोस्तों सबसे खतरनाक चीज़ है कि अगर मान लो जो हाईएस्ट पनिशमेंट है, किसी ने कोई बड़ा अपराध किया है, देश के साथ दुश्मनी कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, तो यूएपीए के तहत जो उसको अरेस्ट किया जाएगा ना, उस पर जो सज़ा दी जाएगी, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सज़ा उसके लिए डेथ पेनल्टी भी है, उसको मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, उम्र कैद भी दिया जा सकता है। ये तक प्रोविज़न है यूएपीए में। अब यूएपीए के प्रावधान क्या बोलते हैं, मेजर प्रोविजंस क्या हैं, ये आपके सामने डेटा है। जब प्रोविजंस की हम लोग बात करते हैं, सबसे बड़ी ताकत हमारी केंद्र सरकार के पास में आती है यूएपीए के रिगार्डिंग। केंद्र सरकार किसी भी एक इंसान को या कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आतंकवादी घोषित कर सकती है यूएपीए का इस्तेमाल करके, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग दे सकती है, फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू होगी। तो कहने का मतलब ये कब करेगी, ऐसा तो नहीं करना है, मतलब ऐसा तो फालतू में फिर भी नहीं कर सकती है। मान लो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल है, वो यहाँ पर टेररिज्म, आतंकवाद जैसी चीज़ों में शामिल था, या टेररिज्म के लिए प्रिपेयर हो रहा है, या टेररिज्म जैसी चीज़ों को प्रमोट भी कर रहा है, या दूसरा उस केसेस में इन्वॉल्व है, तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस को यूएपीए के तहत देखा जाएगा और जो भी अरेस्ट होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिए जाएंगे। इस यूएपीए एक्ट के अंदर में जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, इसको ज़रूरत होती है कि पहले वो अप्रूवल लेगा डीजीपी से, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो डीजीपी से पहले वो अप्रूवल लेगा, और अप्रूवल लेने के बाद में दोस्तों उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में ताकत रहेगी कि भाई जिसके खिलाफ यहाँ पे कोई केस दर्ज हुआ है यूएपीए का, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया जाए। ठीक है, ये भी प्रोविज़न है। और मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जगह जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एनआईए के ऑफिसर अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो भी यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल होते हैं एनआईए के, उनके अप्रूवल की ज़रूरत है। उनका अप्रूवल मिलेगा तभी जाकर उस किसी इंसान की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा, स्पेशली वो इंसान जिसको यूएपीए के तहत ट्रीट किया जा रहा है। तो यूएपीए की जो मैक्सिमम पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और यहाँ पर जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं उनको भी ताकत मिल जाती है ना। अब दोस्तों क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, देखो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं ऐसे आप बिना फॉलो करे किसी को भी तो ऐसे टैग दे नहीं सकते, किसी को भी तो ऐसे यूएपीए के तहत अरेस्ट कर नहीं सकते। तो पहले यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करती है, फिर वो जाएगा केस ट्राइब्यूनल के पास में। ट्राइब्यूनल यानी एक कोड बना रखा है सेंटर ने, ताकि उस मामले को थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि सही है या गलत है, उसको कन्फर्म किया जा सके कि सरकार का डिसीजन सही है या गलत है। तब यहाँ पे पूरा डिसीजन लेने के बाद में नोटिफिकेशन आता है। अब मान लो इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला तो छोड़ दिया जाएगा, कुछ मिला तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि यूएपीए ट्राइब्यूनल क्या है, यानी कि इस प्रकार का यूएपीए ट्राइब्यूनल क्या होता है, कोर्ट की तरह यहाँ पर ट्राइब्यूनल्स होते हैं दोस्तों, कई बार मैंने आपको बताया। जैसे कोर्ट वर्क करता है वैसे ट्राइब्यूनल वर्क करता है। तो यूएपीए का अपना ट्राइब्यूनल है। यूएपीए इस तरीके की कोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है जो कि गवर्नमेंट तैयार करती है ना, और इसको हेड करते हैं, यानी कि इस ट्राइब्यूनल को हेड करते हैं रिटायर्ड या फिर सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज हो सकते हैं जो कि इसको लीड करेंगे। उनको नोटिफिकेशन मिलता है केंद्र सरकार की साइड से, देन ट्राइब्यूनल यहाँ पे एक्शन लेता है, उस पर्टिकुलर केस को देखता है, 30 डेज का समय मिलता है उस नोटिस को देखते हुए। देन उसके बाद में वो सब केसेस देखने के बाद में क्या होता है, क्योंकि कोर्ट की तरह काम कराएगा तो दोनों की साइड से आर्गुमेंट सुने जाएंगे, इधर से कहना क्या है, उधर से उस अपराधी का क्या कहना है, दोनों ही यहाँ पर चीज़ें, हम ऑब्वियसली बात अपराधी नहीं बोलेंगे भी साबित नहीं हुआ है तो दोनों साइड से यहाँ पर केसेस सुने जाएंगे। और केसेस सुनने के बाद में जो ट्राइब्यूनल है वो इंक्वायरी होल्ड कर सकता है 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब इंक्वायरी होल्ड करके डिसाइड कर सकता है 6 महीने के अंदर अंदर कि भाई जो एविडेंस है वो सफिशिएंट है या नहीं। अगर एविडेंस ठीक है, सही सबूत हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उसके खिलाफ आगे ही कार्रवाई होगी। अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो उसको छोड़ा जाएगा। तो यूएपीए के तहत यहाँ पे आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक मेन रोल आ रही है कि हर जगह पर, चाहे वो ट्राइब्यूनल हो चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो, सब में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अहम रोल हमको देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब है अगर किसी को यूएपीए के तहत चार्ज कर लिया गया है, तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि हाँ भैया आपको यूएपीए के तहत चार्ज किया गया है, तब लेकिन वो चार्ज आपके ऊपर तब तक नहीं लगेगा जब तक कोर्ट उसको कंफर्म नहीं कर देता, ट्राइब्यूनल कंफर्म नहीं कर देता अपने ऑर्डर में। कंफर्म करने के बाद ही यहाँ पर वो आपकी वो ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। समझ गए? अब क्वेश्चन यह है दोस्तों, इसी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के कई सारे क्रिटिसिज्म होते हैं, इसकी आलोचनाएं की जाती हैं, प्रोटेस्ट हुए देश भर में, फोटोज़ मैंने आपको पहले दिखाए। रीज़न यह है कि सेक्शन नंबर 35 जो है यूएपीए का, ये सरकार को ताकत देता है। सरकार किसी भी एक इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को यह एक आतंकवादी घोषित कर सकती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बिना प्रोसेस के कर सकती है। गवर्नमेंट को अगर केवल शक भी है तो भी ये काम कर सकती है। तो इस वजह से प्रोटेस्ट होता है कि यहाँ पे लोग फंस सकते हैं बिना बात के, क्योंकि एक बहुत खतरनाक पावर गवर्नमेंट को मिल चुकी है, किसी को भी डिटेन कर लेना, अरेस्ट कर लेना, बस खाली शक के बेसिस पर, है ना, उसको टेररिस्ट घोषित कर देना। ये अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। बट यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके वायलेशन होता हुआ नजर आता है। दूसरी पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। ऑलमोस्ट 43% जो केसेस हैं यहाँ पे चार्जशीट को 1 साल से ज़्यादा लग गया बनने में, तैयार होने में, क्योंकि पहले चार्जशीट फाइल होगी ना, तो 1 या 2 साल से ज़्यादा लग गया दोस्तों। तो इंसान को जस्टिस मिलने में काफ़ी डिले हो जाता है। इन्वेस्टिगेशंस चलती ही रहती हैं 1-2 साल तक, और मान लो उसका निर्दोष साबित हुआ तो उसके तो वो जो पर्टिकुलर ईयर्स हैं जेल में वो तो बर्बाद हो गए ना। तो जस्टिस बहुत डिले से मिल रहा है, ये यहाँ पर बोला गया। इसी बेसिस पे कोर्ट ने तो ये बोला है कि किसी को हेजिटेट नहीं होना चाहिए बेल देने में। जो बेल डिजर्व कर रहा है उसको बेल दे के छोड़ा जाए, है ना। आप बेल देने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, बार बार बुला सकते हैं उन्हें, कोई दिक्कत नहीं। आपने बेल ही तो दिया है, थोड़े समय के लिए रिलीज तो किया है, बाकी वो इंसान को थोड़ा फ्रीडम मिल जाएगा तो सही रहेगा। अगर यहाँ पे उसने कुछ नहीं किया है तब की बात हो रही है। क्लियर हो गया? अब देखिए दोस्तों, ऐसे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। यूपीएससी ने मेंस में साल 2021 में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था कि आपको मल्टी डायमेंशनल जो चैलेंजेस हैं जो बाहर की सरकारों से पड़ रहे हैं, हमारे देश के ऊपर पड़ रहे हैं, है ना, कोई एक्सटर्नल स्टेट है, नॉन स्टेट एक्टर है जो हमारे देश के लिए खतरा है, उसको एनालाइज कीजिए। और एनालाइज करते करते ये भी डिस्कस कीजिए कि क्या क्या कदम हमने उठाए हैं इस पर्टिकुलर खतरे को ठीक करने के लिए। क्योंकि ऐसे खतरे आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो देश से यहाँ पर गद्दारी कर जाते हैं या देश के खिलाफ जा रहे हैं, देश की सॉवरेनिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीग्रिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर एक्शन लाया गया है। तो उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से एक एग्जाम्पल जैसा मेंशन किया गया है ना कि कुछ मेजर्स हैं वो डिस्कस कीजिए कि कैसे हम इन खतरों को टैकल कर सकते हैं। तो उसमें एक तो यूएपीए हो गया, उसके अलावा और कौन कौन से मेजर्स हो गए, वो चीज़ें आप यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन कर सकते थे। ठीक है, तो एक मेंस में भी ऐसा सवाल बन गया था। मतलब आपको बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो थोड़ा बहुत पता होगा तो आप उन चीज़ों को लिख तो सकते हैं ना वहाँ पे, थोड़ा बहुत, कुछ ना मिलने के बजाय कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है? तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज है ये एक बाइनियल इवेंट होगा, ऐसा हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ का कहना है। कहने का मतलब है तरंग शक्ति अभ्यास अभी हो रहा है, बहुत बड़ी अभ्यास हो रही है दोस्तों। ये एक फेज़ तो ख़त्म भी हो गया है तमिलनाडु वाला, अभी एक फेज़ शुरू होगा सितंबर के महीने में। तो मेंशन किया गया है कि ये जो अभ्यास है ये हर 2 साल में एक बार हुआ करेगा, जिसमें दुनिया भर के नेशंस को हम बुलाएंगे। ये फोटो आप देख पाओगे, तरंग शक्ति 2024 का ये फोटो है। तो अभी मेंशन किया गया है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये सब बातें बोली हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें और करेंगे आने वाले समय पर, हर 2 साल में एक बार ये अभ्यास हुआ करेगा।
पहला फेज़ तो 6 अगस्त से 14 अगस्त तक चलने वाला है, यानी कि आज हमारी आखिरी डेट है जब यह अभ्यास चलेगा, स्पेशली तमिलनाडु के सुलूर में। बाकी जो दूसरा वाला फेज़ है उसकी शुरुआत होने वाली है जोधपुर में। 1 सितंबर से 14 सितंबर तक दूसरा फेज़ चलेगा। पता है ये जो अभ्यास चल रहा है इसमें कितनी कंट्रीज़ अवेलेबल हैं? 18 देश दोस्तों यहाँ पर कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि इसमें ज्वाइन कर रही हैं, जिसमें से 10 देश ऐसे हैं जो अपने एयर एसेट्स के साथ में, यानी कि 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। उसके अलावा हमने जो इनविटेशन है वो बढ़ा दिया है, 18 देशों से बढ़ाकर 51 कंट्रीज तक ये इनविटेशन दे दिया गया है। तो तरंग शक्ति अपने आप में एक बहुत ह्यूज अभ्यास चल रहा है। दूसरा फेज शुरू होगा, अभी एक कंप्लीट डिटेल भी आई है हमारे सामने, तो वो भी आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। अभी के लिए बेसिक चीज़ ध्यान रखिए कि फेज़ 1 खत्म हुआ, फेज़ 2 में हम आ रहे हैं। नाउ अब आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। अब एडिटोरियल आज के न्यूज़पेपर के कुछ काम के हैं। एक लौता एडिटोरियल काम का है जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया है। राइटर बात करती हैं पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। हमारे देश भर में जो चीज़ें हैं, फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। तो यहाँ पे राइटर की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो अच्छा आर्टिकल है, मतलब यह है कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ आपको सिखाएगा। तो इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को बहुत ही सिंपल शब्दों में तोड़कर मैं आपको समझाऊंगा। एकदम पूरा रीड करके चले जाऊं मैं, इसका कोई मतलब नहीं होगा। आपको हर एक बेसिक चीज़ समझ में आनी चाहिए, उसका भी एक रोल होना चाहिए। तो राइटर का नाम है मेधा गांधी, ये आपको सामने दिख रही होंगे। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, एडिटोरियल लिखा है। देखिए एडिटोरियल एक पर्टिकुलर राइटर के खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे अग्री भी कर सकते हैं, अग्री नहीं भी हो सकते हैं। बाकी जो आर्टिकल होता है उसमें फैक्चुअल डेटा होता है, फैक्ट्स होते हैं, उससे आप क्या डिसएग्री करेंगे, है ना। खैर अभी राइटर क्या बोलते हैं आइए सुनते हैं। लास्ट में आज का मेंस का क्वेश्चन भी मैं इसी आर्टिकल के बेसिस पर आपको देने वाला हूँ। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है जर्नल के अंदर में। उस स्टडी में बोला गया है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन है, कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली एक तरीके से प्रोटेक्शन का यूज़ करना। अब कॉन्ट्रासेप्शन में आपको पता है पिल्स भी आती हैं, काफ़ी सारी गोलियाँ आती हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे जैसे दूसरा कॉन्डम आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पर यहाँ पर ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि पॉपुलेशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। तो हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई जनरल कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर में, जहाँ पे हाईलाइट किया गया सबसे इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों किस चीज़ का, राइटर यहाँ पर मेंशन भी करती हैं उस पिल का, उस दवाई का। यहाँ पे नाम इन्होंने मेंशन किया है, वो है लेवोनोरजेस्ट्रिल, तो 1.5 mg में। अब ये कुछ यहाँ पे ये फोटोज़ वगैरह आपको गूगल पर मिल जाएंगी, 1 टैबलेट 1 स्टेप करके। ये क्या है दोस्तों, अब ये जो पिल है ना, ये एक तरीके से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ध्यान रखिएगा। ईसीपी इसको बोलते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के समय से 5 दिन के भीतर सेक्सुअल इंटरकॉर्स के समय से 5 दिन के भीतर फिर से बोल रहा हूँ, ये दवाई, ये पिल लेना पड़ता है, ठीक है। ये पिल लिया जाएगा, उससे यहाँ पर क्या होगा, वो अपनी मतलब उनकी मर्जी है, अपनी चॉइस के बेसिस पे यहाँ पर वो जो विमेन है वो अपने डिसीजन ले सकती है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग को लेकर। सिंपल सी बात है, वो राइटर यहाँ पर एक्सप्लेन करती हैं कि ये चीज़ें देश भर में इंप्रूव हो रही हैं। इंप्रूव हो रही हैं कहने का मतलब क्या है, ये हमारे रिमाइंडर है कि हमें इस प्रकार की चॉइसेस को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। लोगों के पास में ज़्यादा चॉइसेस होनी चाहिए, महिलाओं के पास में, है ना, ताकि वो अपने हिसाब से डिसीजन को ले सकें। फिर डेटा यहाँ पे कुछ चीज़ें शो करता है। राइटर बोलती हैं अगर आप इंडिया का डेटा देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में हर साल 35 मिलियन से ज़्यादा जो ईसीपी, वही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो ओरली ली जाती हैं, वो उसमें एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, और एक खतरनाक ग्रोथ है। अगर आप पिछले 10 साल की ग्रोथ देखेंगे तो 12% के आसपास ऐसी दवाइयों की ग्रोथ बढ़ चुकी है दोस्तों। इसका मतलब लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, और वेमेन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। इससे क्या हो रहा है, लोग अपनी वेमेन जो है ना, अपनी फर्टिलिटी को मैनेज कर पाती हैं, ठीक है। अब फर्टिलिटी को मैनेज कर पाना मतलब कि एट दी लास्ट उनके पास डिसीजन है कि बच्चे को जन्म देना है नहीं देना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उनको पालना है तो उनके पास में वो डिसीजन है। फिर राइटर यहाँ पर मेंशन करती हैं इसी चीज़ में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल के बारे में, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले समझाया। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता क्या है दोस्तों, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है ये एक ऐसा मेथड होता है जब इस मेथड का इस्तेमाल करके हम सेक्सुअल इंटरकॉर्स के बाद में प्रेगनेंसी को रोक देते हैं। प्रेगनेंसी नहीं होती है, ये वो वाली स्टेज पर यूज़ किया जाता है। ये वो वाली दवाइयाँ होती हैं जिनको कह सकते हैं कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स है और 5 दिन के भीतर यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स से लेकर 5 दिन के भीतर यहाँ पर ये दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ये कोई पिल लेनी पड़ती है जो कि प्रेगनेंसी को डिले कर देगी या रोक देगी, जिसके बाद मतलब जो डिसीजन है वो मतलब वेमेन के पास में, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब राइटर मेंशन करती हैं यहाँ पर जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बोला है कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी वेमेन हैं
जो कि यहाँ पर इनमें कई सारी हैं जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि कुछ अलग से स्ट्रैटेजीज़ हैं, ऐसे दोस्तों मेथड्स हैं, लेकिन वो काफ़ी कठिन है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से उसमें गुजरना पड़ता है। तो अगर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ईसीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आज के समय पर अवेलेबल है, सबसे सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है, वही एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये सेफ्टी के साथ में इसका यूज़ कर सकते हैं, इफेक्टिव तरीके से काम कर सकता है, शॉर्ट टर्म नेचर में इसका इस्तेमाल है, यानी इसके कोई मेडिकल कंडीशन नहीं नजर आएंगे, किसी महिला के लिए अनसेफ नहीं रहेगा ये, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि इस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करके कोई हेल्थ रिस्क नहीं होता। साथ ही साथ में ये एक रिमाइंडर है कि भाई हम रेगुलर बेसिस पर इस तरीके से एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डॉक्टर से बातचीत करके या कंसल्टेशन करके। तो ये यहाँ पे बात बोला गया। तो इससे क्या है, इससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है फैमिली प्लानिंग में, यानी आप अपने हिसाब से फैमिली प्लानिंग को डिसाइड कर सकते हैं। तो राइटर ने ये एक्सप्लेन किया, क्योंकि पहले के मुकाबले जैसे पहले पॉपुलेशन बढ़ रही थी बहुत तेज़ी से, क्योंकि उस समय पर फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ें लोग अपनाते नहीं थे। आज के समय पर फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ों को यहाँ पर अपना रहे हैं, तो उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये स्ट्रैटेजीज़ आज के समय पर इन्वॉल्व हो चुकी हैं। स्पेशली यहाँ पर कई बार ऐसे, जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात हो गई, वैसे यहाँ पर मेल स्टरलाइजेशन होता है, नसबंदी करवा दी जाती है ना। तो ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो बहुत भयंकर हैं या बहुत एक्सपेंसिव हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स, जिसमें इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस का यूज़ होता है, कई बार पोस्टमार्टम इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस का होता है। तो इनसे बढ़िया है ईसीपी। राइटर वो एक्सप्लेन करते हैं ईसीपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसी का आप यूज़ करके अपनी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। आपको अगर यहाँ पर चाहिए, कोई बच्चा चाहिए, तो आप ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप डिसाइड कर सकते हैं कब आपको बच्चा चाहिए, कैसे चाहिए और कब चाहिए। सारा डिसीजन सब वेमेन के हाथ में आ जाता है। तो वो यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन किया। अब राइटर बात करती हैं, देखो ये एक बहुत अहम हिस्सा है या बहुत अहम मूव है। ऐसा क्यों, चलिए वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। इनका कहना यह है कि इस साल की शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो सरकार ने एक बढ़िया काम किया। बढ़िया काम ये किया कि जिस हम बात कर रहे थे दवाई के बारे में, जो गोली के बारे में बात हो रही, जिसका नाम है लेवोनोरजेस्ट्रेल 1.5 mg, है ना, इसको NLEM नाम की लिस्ट में ऐड कर दिया। NLEM क्या है, यह है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। इसमें इसको शामिल कर दिया। ये लिस्ट कौन सी होती है, जहाँ पे ज़रूरतमंद दवाइयाँ इस लिस्ट में ऐड की जाती हैं, और जो भी दवाई इस लिस्ट में ऐड कर दी जाएगी दोस्तों, वो अफोर्डेबल की जाएगी, यानी कि सस्ती की जाएगी। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर सही से उसको अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल वर्ड यूज़ हो रहा है, एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट होती है। ये लिस्ट कौन इशू करता है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इसको इशू करता है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या करना है कि इस लिस्ट के माध्यम से दवाइयों को सही तरीके से मार्केट में अवेलेबल करवाना है, सस्ते दाम में अवेलेबल करवाना है, क्वालिटी वाली दवाई अवेलेबल करवानी है। तो अब की बार ये वाला जो पिल है, ईसीपी वाला पिल, इसको भी ऐड कर दिया गया। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार भी चाहती है जो मेडिसिन है इसका सही तरीके से यूज़ हो सके, ईसीपी का यूज़ हो सके, और ये जो तरीका है या जो ये कदम उठाया है गवर्नमेंट की साइड से, ये महिलाओं के लिए चीज़ों को और आसान कर देगा। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की जो ईसीपी दवाइयाँ हैं दोस्तों, इनकी एनुअल सेल वैसे ही, क्योंकि अभी लिस्ट में ऐड भी नहीं था, ये तो इस साल ऐड किया है, वरना इससे पहले भी दोस्तों ये दवाइयों की सेल बढ़ रही थी, है ना। मतलब एनुअल सेल 35 मिलियन टैबलेट्स के आसपास थी, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर से खरीदी जा रही थी। लेकिन प्राइवेट केमिस्ट में बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करते थे वो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में प्राइस कंट्रोल नहीं है, जो मर्जी है वो यहाँ पे बोली लगा देंगे, और मतलब जो मर्जी है उस रेट में वो देंगे, है ना। लेकिन NLEM लिस्ट में अगर आ जाएगा तो एक पर्टिकुलर रेट डिसाइड होगा, प्राइस कंट्रोल किया जाएगा, ये टैबलेट 2 टैबलेट इतना रुपए की मिलेंगी, ऐसा यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा दोस्तों। तो इससे यहाँ पर बोला जा रहा है कि राइटर बोलती है एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये, एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट स्टेप है ये, जहाँ पर वेमेन अगर चाहें, ठीक है, जब चाहें तब यहाँ पर उस प्रकार की पिल का यूज़ कर सकती हैं। तो अपने ऊपर बढ़िया सा यहाँ पर मतलब कि फर्टिलिटी लेवल पर जो है ना एक अच्छा कंट्रोल रहेगा। और इसी वजह से इंडिया जो है दोस्तों आज के समय पर रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी पे रीच कर चुका है। देखिए फर्टिलिटी रेट क्या होता है, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक महिला अपने पूरे जीवन भर में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, सिंपल सी बात है ना। अब होता यहाँ पर यह है, राइटर कहती हैं कि इंडिया जो है ये रिप्लेसमेंट लेवल पर जा चुका है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं सिंपल से शब्दों में, मतलब हमारी पॉपुलेशन ना स्टेबल सी चल रही है, स्थिरता बनी हुई है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या बहुत ज़्यादा कम हो रही है ना। तो इस तरीके से एक स्टेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन है, और इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में इस प्रकार से ईसीपी का एक बढ़िया उपयोग है।
और एक समय आएगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू आएगा जब पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ेगी, उसके बाद जाके सीधा डिक्लाइन होनी शुरू होगी। तो यहाँ पे जो सरकार के एफर्ट्स हैं कि लोगों के बीच में ये वाली चॉइसेस भी अवेलेबल करवाना, इससे क्या हो रहा है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर इंप्रूव हो रही है, क्योंकि लोग हर चीज़ पे ध्यान दे पा रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर पा रहे हैं। फिर राइटर ने यहाँ पर यह बोला कि आज के समय पर जो फैमिली प्लानिंग की डिमांड है, वो स्पेशली जो वो महिलाएं जो मैरिड हैं, जिनकी उम्र 49 ईयर्स तक है, वो सही से कर रही हैं, और इनमें ये फैमिली प्लानिंग बड़ी है। 2013-14 की बात करेंगे तो केवल 66% लोग यहाँ पे फैमिली प्लानिंग करते थे, बट अभी के समय पर 2021 तक बात करेंगे तो 76% तक ये डेटा जा चुका है ना। और फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत भी है। पहले यहाँ पर हुआ करता था कि इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं हुआ करती थी, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लोग अपनाते नहीं थे, बट करंट समय पर यह हो रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेटजीज मेंटेन की गई हैं। समझ गए। और जो लोग बिना फैमिली प्लानिंग के इस तरीके से यहाँ पे अपनी पूरी आगे की जो जर्नी है वो डिसाइड करते थे, वो लोगों की जो संख्या है, मतलब कि वो जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कम भी हुई हैं इस बार, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी महिलाएं इंडिया के अंदर में, है ना, वो अपना एक डिज़ायर जो है वो दिखा रही हैं इस कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करने के लिए, और जो अपनी बर्थ है उसको अपने कंट्रोल में करना चाह रही हैं, है ना। किस हिसाब से कब बर्थ को डिले करना है तो वो डिले कर सकते हैं, है ना। प्रेगनेंसी के बीच में स्पेस देना है तो वो स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। या एक बच्चा चाहिए, 2 बच्चा चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो मेथड्स अपना सकते हैं। तो वो सभी मेथड्स आज के समय पर अवेलेबल हैं। इसी को बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, कि आगे के हिसाब से आप इन सब चीज़ों को देखकर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब राइटर का कहना यह है कि रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ में अगर हम देखें तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस होती हैं ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, मेन के लिए भी और वेमेन के लिए भी। तो इसके बेसिस पे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे नीति बनाने वाले लोग हैं, उनको ज़रूरत है हर चीज़ को सही से मार्केट में देखना, सुनना, समझना। वेमेन की जो ज़रूरत है, उनके पार्टनर की जो ज़रूरत है, अलग अलग स्टेजेस के अंदर में उनको समझकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इसकी जो सिंगल डोज है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट में अवेलेबल करवाई जा सकती हैं, वो भी यहाँ पर एक स्टेबल रेट के अंदर में। एक स्टेबल रेट यानी कि अभी क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर से लेना पड़ता है, वहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। तो इस लिस्ट में डाल के अब क्या होगा, ये अफोर्डेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल लग जाएगा, सस्ते दाम में लोगों को मिल पाएगी ये दवा। तो इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, राइटर का कहना यह है कि जो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, ये बढ़िया मेथड है। ये बेसिकली एक ऐसा एफर्ट है जहाँ पर महिलाओं को अपनी खुद की चॉइस को चूज़ करने में, यानी अपनी खुद की चॉइस के हिसाब से चलने में एक बड़ा सपोर्ट है। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी हो चुकी है कि राइटर का क्या है यहाँ पर कहना। समझ में आ गया या नहीं आ गया, थम्स अप कर देना। चलिए अब पहले मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन देता हूँ आज का। देखिए होता क्या है, कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं, लोग शर्मा जाते हैं, बात नहीं करनी चाहिए। देखिए जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं फैलेगी, जागरूकता नहीं फैलेगी, तब तक ये बात सभी तक पहुँच ही नहीं पाएगी। तो ज़रूरत है यहाँ पर कि ऐसे टॉपिक्स को चुना जाए और बातचीत की जाए। ये वाली एजुकेशन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करंट समय पर। लेकिन होता क्या है, सोसाइटी में ऐसा यहाँ पर बन चुका है एक मतलब लोगों के अंदर में कि यार कि क्या ही बात करना है ऐसे मुद्दों के ऊपर में, है ना। लेकिन जब भी आता है यार, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, खुल के बताने की कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ को। अब यहाँ पर देखो, आज का मेंस का क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपने एक उत्तर भी लिखना है। आप चीज़ों को और अच्छे से पढ़कर समझकर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन यह है, द वाइडर अवेलेबिलिटी ऑफ सिंगल डोज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल, यानी कि ज़्यादा मात्रा में, बड़े मात्रा में इस प्रकार की ईसीपी पिल को अवेलेबल करवाना एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सरकार के रेस्पॉन्स का टू द चॉइसेस वेमेन आर मेकिंग। कहने का मतलब है महिलाएं जो अपनी चॉइस के हिसाब से चल रही हैं, वहाँ पे सरकार का एक सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स है ये सिंगल डोज ईसीपी वाली पिल है, जो दवा है, इसको ज़्यादा मात्रा में मार्केट में प्रोवाइड करवाना। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपना कमेंट कर सकते हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में लिखना है। एक बार रुक जाओ, हिंदी में रीड कर दूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर बढ़िया सा इसका उत्तर दे सकें। क्वेश्चन यह है, जो एकल खुराक आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली की व्यापक उपलब्धता ये महिलाओं द्वारा चुने जा रहे जितने भी विकल्प हैं उनके प्रति सरकार का ही एक स्टेप है, सरकार की प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। इससे आप क्या सोचते हैं, टिप्पणी कीजिए। जैसे मैंने बोला 15 मार्क्स का क्वेश्चन 250 शब्दों में लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अपने आंसर्स को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं।
जब आप सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू करेंगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए आगे आते हैं। नाउ दोस्तों, आते हैं आज के न्यूज़पेपर के लास्ट वाले पोर्शन यानी वर्ड ऑफ द डे पर। तो आज का शब्द आपको मिला है सुपाइन। ठीक है, आप सुपाइन का मतलब क्या होता है? लेइंग ऑन योर बैक विद योर फेस अपवर्ड, इस तरीके से लेटना है ना, ऐसे लेटे हो, चेहरा ऊपर है, मस्त लेटे हो बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं सुपाइन। तो आप आपसे इसी वर्ड को यूज़ करना है। देखो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, द वेमेन इज लेइंग सुपाइन इन द ग्रास, है ना। तो इस तरीके से वो लेटी है कि भाई फेस ऊपर है और इस तरीके से मस्त लेटी हुई है। तो ऐसा यहाँ पे आपने सुपाइन वर्ड का यूज़ करके नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाना है। डेली मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से एक सेंटेंस देता हूँ, आपको पता है ना। तो सेंटेंस बनाना ज़रूरी है, तभी आपका वोकैब या इस वर्ड को देने का कोई मतलब निकलेगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है इस वर्ड को देने का अगर आप इसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो। चलिए अब आता है यूपीएससी वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपसे शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा गया था। दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है? पहला, शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या ये प्रोटेक्टेड एरिया है केरला के वेस्टर्न घाट्स में? जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, चेंथुरुनी नदी ये भी क्या इस शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहती है? जी बिल्कुल, ये भी सही बात है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में प्रेजेंट है। ये कोलम डिस्ट्रिक्ट उसी वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में आ जाता है। यहाँ पे नदी, जैसे मैंने बताया, ये नदी भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।